देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अपने गुप्ता। चलिए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आज हमारे बीच जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है। हम विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से बात करी जाए कि लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं 2024 को लेकर के, और साथ में अभी जो एक नया मुद्दा है वो है बजट का। तो अगर बात करी जाए कि अभी जो बजट की बात करी जाए तो उसको लेकर के आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, जो पार्टी की सोच होती है वही उस पार्टी की सरकार की बजट की नीयत होती है। जी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में या भारतीय जनता पार्टी को बनाते समय ही जिनके हितों के लिए उस पार्टी का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हितों के केंद्र में देश का उद्योगपति और कॉर्पोरेट सेक्टर रहा है, उच्च वर्गीय तबका रहा है और उस तबके और वर्ग से आने वाले लोग रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस क्लास की पार्टी लीडरशिप है उसी काले क्लास को ध्यान में रख करके बजट का निर्माण किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक हिडन एजेंडा रहा है कि देश में कुछ लोगों को इतना मजबूत बना दो कि उनके पैसे से कुछ लोगों को इतना गरीब बना दो कि हम वोट खरीद लेंगे। जिस समय देश में वोट का राज लागू किया गया तो इस देश के सामंती लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि ठीक है अंबेडकर, वोट तो तुमने सबके हाथों में दे दिया, लेकिन नोट तो हमारे पास है, हम फिर भी उनका वोट खरीद करके राज करेंगे। आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक हिडन एजेंडा है कि देश से लोकतंत्र को कमजोर करना और देश में एक अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर की व्यवस्था को स्थापित करना, जिससे कि इस देश के गरीबों के पास अधिकार कहने के लिए सब कुछ हो, लेकिन सत्ता को करने में तानाशाही हो। इनकी चाहे सेंट्रल की बजट हो चाहे स्टेट की बजट हो, इन दोनों बजटों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन बजटों में उनके लिए है जिनके पास धन है, जिनके पास एक बड़े उद्योगपति। अब इसमें किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी जो छात्र हैं 80% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। पढ़ाई को महंगा ज्यादा कर दिया और छात्रवृत्ति ओबीसी का खत्म कर दिया। सवर्णों को 100% ओबीसी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन बैकवर्डों को मुश्किल से 15%, 20% मिल रहा है। तो ये सरकार इस बजट में, चाहे सेंट्रल सरकार की बजट में, कहीं गरीब नहीं है, कहीं मजदूर नहीं है। लेकिन सरकार तो जिस तरीके से सरकार का कहना है कि 24 करोड़ जो जनता है उसको लाभान्वित करेगी, और साथ में अगर बात करी जाए कि महिला सशक्तिकरण, तो उसको भी, उस पर भी बजट बढ़ाया है। आप महिला सशक्तिकरण, गरीब, राजनीति तो इन्हीं पर नहीं करना है, वोट तो इन्हीं के पास है। बात इनकी करते हैं ना, बजट में प्रावधान क्या करते हैं आप उठा करके देख लीजिए। और अभी तो मैंने बजट ढंग से पढ़ा नहीं है, नहीं तो इस पर और डिटेल चर्चा करते, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस सोच की सरकार है काम उन्हीं के लिए करेगी, जिसके लिए उनकी सरकार चल रही है काम उन्हीं का करेगी। गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वालों की आबादी बड़ी तेज गति से बढ़ी है और
अरबपतियों खरबपतियों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी है। तो जब अरबपतियों खरबपतियों की संख्या बढ़ेगी, उनका अनुपात बढ़ेगा, तो उसके विपरीत गरीबी भी तो नीचे बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से यह कल्पना कर लेना कि गरीबों का हित होने वाला है, ये तो एक बहुत छोटी बात हो जाएगी, बहुत छोटी बात हो जाएगी कि भाजपा मतलब गरीब संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी सोच में ही नहीं है। भाजपा और ये सब कुछ जो कर रही है, ये जो कुछ भी करने में कामयाब हो रही है, और अपने सारे गुनाहों को बस धर्म के आवरण में छिपा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदुत्व को मजबूत करना। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले एक बड़े एजेंडे को सेट करती है, जो लोगों को धार्मिक उन्मादी बनाए, धर्म के इर्द गिर्द उनको बहस करने के लिए जाए और धार्मिक भावना को वो मजबूत करे। राम मंदिर अच्छी बात है, निर्माण हुआ, लेकिन उसका प्रचार किस रूप में हो रहा है? ये पूरा का पूरा इवेंट 2024 का चुनाव इवेंट बना दिया गया। तो ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी है वो अपने हिसाब से काम करी और देश के गरीबों को कमजोर करना और अमीरों को मजबूत करना, पूंजी का सेंट्रलाइजेशन को चंद हाथों में कर करके कुछ लोगों को इतना मजबूत बना देंगे कि उन्हीं के पैसे से गरीबों का वोट खरीद करके फिर सत्ता चलाएंगे। और मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे गरीबों के हकों में जितने भी संवैधानिक कानून हैं, संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, ये धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो इन्हें और ज़्यादा भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बात करी जाए कि अभी जो हमारा मुद्दा था वो बजट को लेकर के था, अगर बात करी जाए कि इस वक्त जो 2024 में जो बजट पारित हुआ, जो पेश किया गया है, उसको लेकर के क्या इसमें कोई चुनाव का भी किसी तरीके से कोई असर पड़ेगा, या जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बजट अगर ये चुनाव में बजट की चर्चा ही नहीं करेंगे, बजट की चर्चा, बजट से कोई चुनाव पर असर पड़ने वाला है? असर तो राम मंदिर के निर्माण से पड़ने वाला है, असर तो ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ से होने वाला है। राष्ट्रवाद का पर्याय हिंदुत्व हो गया, हिंदुत्व हो गया, हिंदुइज्म हो गया है। और भाजपा ने एक साजिश के तहत एक परसेप्शन तैयार किया कि हिंदुत्व जितना मजबूत होगा, राष्ट्र उतना मजबूत होगा, और उसी को वही इनका राष्ट्रवाद है। तो जनता को भी वो परसेप्शन पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए कि अगर हिंदुत्व की बात को लेकर के बात करते हैं, तो कहीं अगर जो पूर्व में सरकार थी, जैसे कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जो अगर राम मंदिर की बात करी जाए तो मुद्दा तो उस वक्त कांग्रेस ने ही उठाया। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जड़ें एक हैं, और दोनों की सोच और समझ में है कि देश में दो वर्ग का निर्माण करना है, एक गरीब और एक अमीर। तो ये धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर लोग भूखे रह लेंगे बट अपने धर्म को नहीं जाने देंगे। ये भारतीय एक परसेप्शन लगातार इसके लिए कि भैया भूखो सो जाओ, सीने पे गोली खा लो, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए, धर्म भंग नहीं होना चाहिए, धार्मिक हमारा आचरण नहीं खत्म होना चाहिए। तो है, बीजेपी के केंद्र में धर्म है, बीजेपी के केंद्र में गरीबी हटाना थोड़े है, बीजेपी के केंद्र में राष्ट्रवाद है, और वो राष्ट्र जो किसी धर्म को मजबूत होने का पर्याय है। तो निश्चित तौर पर देश में जो परिस्थितियां पैदा की जा रही, जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल से जनता द्वारा चयन के पीछे एक बड़ी साजिश, वो अपने देखिए कामों या अपनी योजनाओं या फिर इस देश के जो निचले पायदान पर खड़े लोग हैं उनको समृद्धशाली बनाने की बात कम कर रही हो, और धर्म से जुड़े हुए प्रतिरूपों की बात ज्यादा कर रही हो, या धर्म के प्रति लोगों को और भीरू बना रही है, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो समझिए कि वो सरकार इसके पीछे गरीबों के साथ खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रही है। और वो साजिश यही है कि जब
सबसे बड़ी जो मार होती है वो पूंजी की होती है, पैसे की होती है। किसी को खत्म करना है तो उसके आर्थिक तंत्र को खत्म कर दीजिए, किसी को मोरल को गिराना है तो उसके पॉकेट से पैसे खत्म कर दीजिए, किसी की शिक्षा लूटनी है तो उसको निर्धन बना दीजिए। तो ये सारे प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी लगी है और इस देश के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को कमजोर करने के हर हथकंडे अपना रही है और एक खास वर्ग को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और वो अपने लोगों को काम करिए। अब देख लीजिए, किसान 1 लाख रुपया कर्जा ले रहा है, नहीं भरने पा रहा है, नोटिस पे नोटिस जा रही है, उसके घर पे धावा बोल रहा है बैंक। और जब से भारतीय जनता पार्टी है तब से 20 लाख करोड़ रुपया भट्टे खाते में डाल दिया उनका, जो देश के बड़े उद्योगपति हैं और जो पैसे लेकर के सरकार से अपने को मजबूत कर रहे हैं। और जब पैसे देने की बात आ रही है तो उसको एनपीए में डाल दे रहे हैं। जो उद्योगपति जिस बैंक का कर्जा नहीं चुका पाया इस राज्य में, वही उद्योगपति उस बैंक को खरीद लिया। तो ये जो एक बड़ा आर्थिक घोटाला जो बीजेपी कर रही है, कर करके अपने लोगों को जो मजबूत कर रही है, इससे आने वाले भारत की जो तस्वीर बन रही है वो बड़ी भयावह तैयार हो रही है। और यदि बीजेपी के खिलाफ लोग खड़े होकर के 2024 में नहीं रोकें तो 2024 के बाद की जो परिस्थितियां आएगी वो इस पिछड़े दलित वर्ग के लिए बड़ी ही भयावह, बड़ी खतरनाक होगी। मुझे नहीं लगता है कि संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, देखने के लिए सब रहेगा, लेकिन करने में सब तानाशाही संजय जी, ऐसा क्या कारण है कि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो अभी जैसे आपने कहा है कि धर्म का मुद्दा है, वो तो पहले भी धर्म का मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो जनता है, भारत की जो जनता है, वो लगातार उनको वोट दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, उनको पसंद कर रही है? क्या कारण है? कारण यही भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति का यहूदीकरण किया है उसमें वो एक नैरेटिव सेट किया है। मैं आपसे बताया कि लोग अपना धर्म बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दिया है। तो बीजेपी पिछड़ों और दलितों के लिए वो नैरेटिव सेट किया। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, लोगों को छात्रवृत्ति मिले चाहे न मिले इसकी चर्चा नहीं होगी, बच्चों को महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है इसका कोई चर्चा नहीं करेगा, शिक्षा महंगी हुई है इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा, दवाई और इलाज महंगा हुआ है इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। चर्चा तो बस सारे चैनलों पर और सारी जगह बैठ करके भगवान राम के मंदिर की हो रही है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार का यह जिम्मेदारी बनती है कि वो देश को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर चर्चा करके, संवाद करके देश को उस तरफ ले जाए। तो है, अभी लोग हैं, उस तरह का दिमाग लोगों का बना हुआ है, लोग धर्म को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, रोजी रोटी को कम दे रहे हैं। तो भाजपा की सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आज आपसे चर्चा हुई और आपने जिस तरीके से बजट के मुद्दे को लेकर के वार्ता की, और तब तक के लिए अभी आगे चुनाव आने वाला है, फिर दोबारा लोगों से आप रूबरू होंगे, लोगों को फिर कुछ जानकारी देंगे। तो अभी आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।